हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग बार की प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे थे वो प्रैक्टिस सेट 6 है। जैसा कि आपको पता है कि बार रिक्रूटमेंट 2023 में टेक्नीशियन भी और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड जो आईटीआई छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी मात्रा में वैकेंसी दी है, उसके साइंस को हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधारित पे। तो टॉप 20 एमसीक्यू हम डेली बेस पे लाते हैं आप लोगों को, ठीक है। और अगर ये एग्जाम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि फर्स्ट स्टेज की जो एग्जामिनेशन होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मॉक टेस्ट ऑलरेडी सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन और सक्सेस कैरियर वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट 6 को देखते हैं। इससे पहले कि प्रैक्टिस सेट यदि आप नहीं किए हैं 1 2 3 4 5 में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको देख के आप लोग वीडियो को अपना नोट्स बना लीजिएगा। चलिए साइंस प्रैक्टिस सेट 6 की जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जब एबोनोइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनोइड की छड़ क्या होता है, ठीक है। ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है, या धनावेशित हो जाता है, या यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि उदासीन रहती है। चौथा ऑप्शन दिया होता है पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है, ठीक है। तो जब देखिए, जब भी एबोनोइड की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं, ठीक है, तो एबोनोइड की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली की खाल जो कौन सा काम करता है, पॉजिटिव का काम करता है। कौन सा काम करता है? पॉजिटिव का काम करता है। तो यहाँ पे एबोनोइड की छड़ पूछा है, वो कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर का जवाब आप लोग देंगे। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है जीनस, फैमिली, स्पेसीज, आर्डर। तो वर्गीकरण की आधारीय जो इकाई है वो करेक्ट आंसर इसका स्पेसीज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होता है? स्पेसीज होता है, करेक्ट आंसर तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कि लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, किस कारण फूल जाता है लकड़ी के दरवाजे वर्षा ऋतु में? अंतःप्रासरण के कारण, या अंतः शोषण के कारण, या केशिकात्व के कारण, या विजिवज्र व्यकुंचन के कारण, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अंतः शोषण के कारण, यानी कि जो लकड़ी होती है वो अंतः शोषित कर लेती है वर्षा के पानी को, जिसके कारण लकड़ी के बने दरवाजे क्या होती है? वर्षा ऋतुओं में फूल जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंतःशोषण के कारण बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चौथा नंबर का, ठीक है। बताइए, दिया है कि प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, ठीक है। दिया है कि प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, यहाँ पे डाल्टन लिखा हुआ है, डाल्टन बना लीजिएगा, हर्ट्ज ने, फैराडे ने, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राश्रव्य तरंगों की सबसे पहली खोज किसने किया हुआ था? तो वो किया था डाल्टन ने, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन हो गया, सॉरी चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोग कर लिए, पांचवें नंबर का क्वेश्चन करिए। बताइए, दिया हुआ है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है बॉटनी, फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। तो देखिए बॉटनी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ था। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, बॉटनी शब्द पूछा हुआ है ना, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ था? लैटिन भाषा से हुआ था, ग्रीक से नहीं, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुआ था वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे बॉटनी शब्द जो दिया हुआ है वो लैटिन भाषा किससे बना हुआ था? बोटाने से बना हुआ था। बोटाने का मतलब होता है वनस्पति, ठीक है। क्या होता है? वनस्पति। तो बोटनी वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं। तो उसी के बोटाने शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, और ये कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का। 6 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ते हैं। दिया हुआ है सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे त्वरण दिया है, एक तरफ सूची 1 दिया है, एक तरफ सूची 2 दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है कि ए और बी और सी और डी का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का 1 सही होगा, मतलब ऐसे मिलाना है।
तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं और समझते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है अगर आपको मात्रक पता नहीं होता है तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण। मैं पेन ले ले रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? त्वरण। और त्वरण का मात्रक क्या होता है आप सभी को पता है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, ए का 4 हो गया। ठीक है, अब चलिए बल का मात्रक आपको पता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद कृत कार्य, कार्य का पूछा है तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? जूल हो जाता है, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे आप लोग एग्जाम में भी करेंगे। आवेग, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन और सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यही लास्ट भी बचा हुआ है। तो डी का क्या हो जाएगा? ठीक है, डी का 2 हो जाएगा। आवेग का न्यूटन और सेकेंड कैसे आया? तो बल गुणे एकांक, मतलब समय पे जो समय होता है, बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो यहाँ पे बल क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड बोलिए। तो इस प्रकार A4 B3 C1 और D2 कौन से ऑप्शन में है? चलिए देख लेते हैं इसको, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए A4 B3 C1 और D2 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रकार ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन 7वां नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे, दिया है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? अल्फा किरणों से, बीटा किरणों से, गामा किरणों से, एक्स किरणों से। तो देखिए किरणों के प्रकीर्णन की नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है किस कण के द्वारा किया जाता है? तो वो कण किया जाता है अल्फा कणों के द्वारा। अल्फा कण जो है होते हैं वो किरणों के प्रकीर्णन को नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। वो कण जो होता है, वो किरण जो होता है, वो अल्फा कण होता है, अल्फा किरणें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का आंसर बताएंगे आप लोग। देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन कर देता है? अम्ल, भस्म, क्षार, लवण। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है। तो आपको मैं कल ही बताया था, अम्ल जो होता है, यहाँ पे अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा लाल लिटमस को, लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो कौन करता है वो याद रखेंगे। लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? भस्म, यानी कि क्षार कर देता है, कर देता है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है गुणसूत्र, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा ऑप्शन, तीसरा प्लास्टिड और चौथा दिया हुआ है गोल्जी का है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा कोशिकांग पूछेगा तो ये क्या होता है? प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10th नंबर का आपके सामने आ गया है, इसका आंसर बताएंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। अभी तक मैं आप लोगों को वायुमंडलीय प्रदूषक के बारे में बताया था। सबसे मुख्य प्रदूषक पूछ लेता है आपसे कभी कभी, तो क्या बताएंगे? वायु के मुख्य जो प्रदूषक होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी मुख्य क्या है? वायु प्रदूषक है। यहाँ पे बोल रहा है कि वायु प्रदूषक नहीं पूछ रहा है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तो नहीं होगा, ये तो मुख्य प्रदूषक में आता है। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये वायु के प्रदूषक नहीं होते हैं। बहुत से हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मनुष्य खाते भी हैं। ठीक है, और जिस, चलिए तो आगे के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है आपके सामने, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समूह से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे ऑप्शन है आक्सीकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाता है, या अभिप्रेरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के समूह के संयोग से जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आक्सीकरण कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताएंगे। दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन से हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ठीक है, आइसोटोप बताना है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्रांसियम। देखिए हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो आइसोटोप पहले हम लोग समझेंगे। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है कि जिसका परमाणु जिसे समस्थानिक बोलते हैं, इंग्लिश में इसे आइसोटोप बोलते हैं, हिंदी में ही उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, समस्थानिक। ठीक है, असमस्थानिक का मैंने कल बताया था, जिसमें परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, याद रखिएगा, उसे आइसोटोप कहते हैं, यानी कि समस्थानिक कहते हैं, भिन्न होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप, तो मैं कल की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो मैं आइसोटोप बताया था कि इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1s2, 2h2, ठीक है, और 3h2 होता है। यहाँ पे नीचे क्या होता है? नीचे के साइड में परमाणु क्रमांक लिखो, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये गलत हो गया, थोड़ा इसको मिटा के आप लोग बना लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है, तो हर हाल में परमाणु क्रमांक 1 ही रहेगा। तो 1h1 होता है, 1h2 होता है, 1h3 होता है। नीचे क्या होता है? परमाणु क्रमांक है, तो नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, तो ये क्या है? परमाणु क्रमांक समान है, तो समान है। लेकिन द्रव्यमान संख्या ऊपर के साइड में होता है, यहाँ क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, ये सभी, तो ये भिन्न भिन्न है, इसी को समस्थानिक कहते हैं। तो देखिए 1 होगा तो इसे प्रोटियम कहेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप को। 2 होगा जिसका द्रव्यमान, वो ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों हो जाएगा। बाकी ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ट्रांसियम नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि आइसोटोप नहीं है, तो आइसोटोप कौन सा नहीं है? ट्रांसियम नहीं है। बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, उसका ट्रिटियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे कि बैगन किस कुल का पौधा है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, क्रूसीफेरी, कुकुर बीटेसी, सोलनेसी, मालवेसी। तो देखिए जो बैगन है ना, ये आपको याद रखना होगा, बिल्कुल याद रखिए कि सोलोनेसी में ये आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है खरपतवार, दूसरा ऑप्शन है जैविक अजैविक, तीसरा पौधे और प्रकाश, और चौथा पौधे और जीव। तो आपको पता है कि परिस्थितिकी तंत्र किससे बनता है? जैविक और अजैविक घटक से बनता है। ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र किससे बनता है? जैविक तथा अजैविक घटक, जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे, साथ में अजैविक घटक जैसे कि पत्तियां वगैरह हो, या मतलब जलवायु, मृदा, जल, ये सभी अजैविक पदार्थ है। तो इन्हीं को मिलाकर सम्मिलित रूप के वातावरण को ही परितंत्र कहते हैं। तो उसमें वातावरण में जैविक अजैविक दोनों लोग रहते हैं, तो परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने दिया हुआ है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ठीक है, किसने बताया था? ऑप्शन आपके सामने है, ग्रेमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने, या फोकाल्ट ने। तो देखिए सबसे पहले जो तरंगों का विवर्तन दिखाया था वो ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये याद रखेंगे, जो ग्रेमाल्डी थे ये सबसे पहले दिखलाया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश की जो तरंगे है वो विवर्तन होता है उसमें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
16 नंबर का दिया हुआ है आपके सामने, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इथियोलॉजी, न्यूटोलॉजी, लेपिडेटरोलॉजी, पेलिनोलॉजी। ठीक है, तो देखिए तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो लेपिड से बनता है। लेपिड किसको बोलते हैं, तितलियों को बनता है, तो लेपिडेटरोलॉजी बोलेंगे तितलियों के अध्ययन को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ कि उष्मा यानी कि हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, तो हीट एनर्जी को हम अन्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सबसे पहले किसने दिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डेवी ने, रमफोर्ड ने, या सेल्सियस ने, या फारेनहाइट ने। तो सबसे पहले जो ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदला जा सकता है उष्मा को, वो रमफोर्ड ने दिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 18 नंबर का, कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। हमें उम्मीद है कि ये सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। लुईस पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, पेरिसेली। तो देखिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो था उसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, और चेचक की टीके की खोज किसने किया था, तो वो लुईस पास्चर ने किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये तीनों याद रखेंगे, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ जीवाणुओं को पूछा हुआ है, बैक्टीरिया की खोज किसने, ल्यूवेनहॉक ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिया हुआ है आपके सामने 19 नंबर का क्वेश्चन, कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा और गामा किरणों का, या रेडियो तरंगे का, या औरक तरंगों का। तो देखिए जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो तत्व उत्सर्जन करते हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा विकिरण, ये तीनों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं रेडियोधर्मी तत्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19 हो गया ना, अब 20 नंबर पे आ गए हम लोग। चलिए बताइए, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है न्यूमेटा फोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है। ठीक है, किसमें मिलता है, दिया है कि शुष्कोद्भिदों में, ऊपरी रोइयों में, मैंग्रोव पादपों में, या जलोभिदों में। तो न्यूमेटा फोर्स जो श्वसन मूल है वो कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है मैंग्रोव पादपों में। इस प्रकार हमने आप लोगों को बार के जो क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व करवाए प्रैक्टिस सेट 6 को। आगे आप लोग चैनल पे बने रहेगा, सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाते रहेंगे। यदि आप ये मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो मॉक टेस्ट ले लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सिर्फ 99 रुपये में है, जिसमें आप लोगों को बहुत ढेर सारा मॉक टेस्ट मिल जाता है। टोटल अभी यहाँ पे 13 अपलोड कर दिए गए हैं, बाकी आगे और भी अपलोड कर दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। टोटल आप लोगों को 20 मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और सिर्फ ये 99 रुपीज में है। 25 मई तक लास्ट ये ऑफर रहेगा 99, फिर ये 149 कर दिया जाएगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाकर अपनी नॉलेज की एनालिसिस करें। अभी मैं मैथ भी कराऊंगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस भी कराऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।